हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज हम लोग जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं लाइफ साइंस में, उस लेसन का नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी की शुरुआत। देखिए, ये हर इंसान जो है ये जुस्तजू में रहता है, या उसकी एक इश्तियाक रहती है कि ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे हुई। इस ज़मीन पर जो नबातात हैं, हैवानात हैं, इंसान हैं, तो कैसे इनकी ज़िंदगी शुरुआत हुई इस ज़मीन के ऊपर में। पेड़ पौधे कैसे आए, जानवर कैसे आए, या इंसानों की पैदाइश कैसे हुई। ये सवाल हर एक इंसान सोच सकता है, लेकिन इस सवाल को सबसे ज़्यादा सोचा साइंसदानों ने। साइंसदानों ने भी ये सोचा कि आखिर ज़िंदगी की इब्तिदा इस ज़मीन पर कैसे हुई। तो इस सिलसिले में जो थियरी, जो नज़रिया जो पेश किया जाता है, उस नज़रिया को हम लोग कहते हैं अबायोजेनेसिस। मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे हुई, इससे मुतल्लिक जो नज़रिया पेश किया जाता है, उस नज़रिया का नाम है अबायोजेनेसिस। अबायोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? देखिए, जेनेसिस का मतलब होता है बिगिनिंग, बायो का मतलब लाइफ, माने बिगिनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अबायोजेनेसिस जो थियरी है या जो नज़रिया है, इस नज़रिया का ये कहना है कि ज़िंदगी या जानदार चीज़ों की शुरुआत जो है वो गैर जानदार चीज़ों से हुई है। ज़िंदगी की इब्तिदा गैर जानदार मादों से या चीज़ों से हुई है, माने लिविंग बीइंग्स नॉन लिविंग बीइंग्स से पैदा हो गए हैं। एक बात ये, और दूसरी बात ये खुद बखुद हो गए हैं, स्पॉन्टेनियसली हो गए हैं। इसको किसी ने पैदा नहीं किया, ये अपने आप वजूद में चला आया है। तो अब बायोजेनेसिस का नज़रिया क्या है कि ज़िंदगी की शुरुआत नॉन लिविंग बीइंग्स यानी गैर जानदार चीज़ों से हुई है, खुद ब खुद हुई है। इसे हम अब बायोजेनेसिस का नज़रिया कहते हैं। अब इस अब बायोजेनेसिस नज़रिया को थोड़ा पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रीबायोटिक कंडीशन ऑफ अर्थ। प्रीबायोटिक, बायो माने लाइफ, प्री माने पहले, यानी इस ज़मीन पर ज़िंदगी के नमूदार होने से पहले, इस ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तिदा होने से पहले, इस अर्थ का, जिस ज़मीन पर हम रहते हैं, इसके हालात कैसे थे, किस शक्ल में था। क्या आज जिस तरह से ज़मीन है उसी तरह से ज़मीन बहुत पहले था, या कुछ डिफरेंट था, मुख्तलिफ था। तो इसको हम लोग सबसे ब्रीफ में जो है मुख्तसर में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसी को कहा जाता है प्रीबायोटिक कंडीशन ऑफ अर्थ, माने ज़मीन पर ज़िंदगी के शुरुआत होने से पहले ज़मीन के हालात कैसे थे। तो कहा जाता है, इस सिलसिले में भी साइंसदानों का इमेजिन है, कयास है। ठीक है, तो क्यास ये क्यास करते हैं कि जिंदगी की ज़मीन की पैदाइश भी जो है आज से 4.5 लाख बिलियन पहले हुआ था, यानी 4.5 अरब साल पहले इस ज़मीन जो है वजूद में आया, ज़मीन की पैदाइश हुई। और जिस वक्त ज़मीन की पैदाइश हुई उस वक्त ज़मीन बहुत ही हॉट, बहुत जो है ज़्यादा गर्म था, अब मोल्टेन हालत में था। मोल्टेन माने पिघली हुई हालत में था। जैसे हम लोग घर में जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोम जैसे पिघल जाता है मोल्टेन स्टेट में, उसी तरह से ज़मीन जो है शुरुआत में जो है पिघला हुआ हालत में था। उसके बाद क्या हुआ, बरसों लगे इसको फिर ठंडा होने में, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ज़मीन ठंडा होता गया, कूल डाउन हुआ। और फिर कूल्ड डाउन होने के बाद क्या हुआ, इस ज़मीन के ऊपरी सतह जो है वो फिर ठोस बन गए,
फिर एक सॉलिड बन गया। जो जमीन मॉल्टेन था, पिघले हवा में था, वो एक ठोस शक्ल इख्तियार कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब उस जमाने में, उस वक्त माने 4.5 लाख बिलियन, 4.4 बिलियन साल पहले जमीन पर के एटमॉस्फेयर क्या थे, माने उसमें कौन कौन से गैसें थी। तो कहा जाता है कि उस वक्त जमीन का जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस मौजूद थे, उसमें था मीथेन CH4, अमोनिया NH3 और वाटर वेपर था। ये जो है माने एटमॉस्फेरिक गैसेस थे उस वक्त, प्रीबायोटिक एटमॉस्फेरिक गैसेस अमोनिया, मीथेन और वाटर वेपर थे। ऑक्सीजन नहीं था, याद रखिएगा, उस वक्त ऑक्सीजन फ्री स्टेट में नहीं था, होगा भी तो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होगा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये जो वाटर वेपर जो था, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, कंडेंस्ड हुआ, माने जमीन ठंडा होता गया। ठंडा होने से फिर वाटर जो है ठंडा होकर माने पानी में तब्दील हुआ, और फिर उससे जो है ओशंस वजूद में आए, समंदर वजूद में आए। ये जो हम लोग देखते हैं हमारे जमीन पर, जो 3 हिस्सा जो है पानी है और 1 हिस्सा खुश्की है, ऐसे बड़े बड़े समंदर हैं, अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, और बहुत सारे जो है सीज हैं, फिर वो इस तरह से वजूद में आए। और क्या होता था उस वक्त आसमान में बहुत बिजलियां गरजती थी, रात दिन बिजलियां गरजती थी, लाइटनिंग होता था, मेटियोर शहाब साकिब जो है आसमान से गिरते थे जमीन पर, और जमीन को जो है पूरा उसके अंदर एक बहुत बड़ा इलाका जो है उसको गड्ढा कर देता था। ठीक है। तो ये थे प्रीबायोटिक कंडीशन ऑफ अर्थ। माने अर्थ शुरू में क्या था, ये एकदम जैसे कि ज्वालामुखी पहाड़ से कैसे लावा निकलता है, आग, हॉट लावा निकलता है, उसी शक्ल में जो है पहले जो जमीन थी। तो आज जो हम जमीन जिस पर हम देखते हैं, जिस पर हम आराम से चल फिर लेते हैं, एक सॉलिड जमीन है। ये जमीन आज से 4.54 बिलियन पहले इस तरह की जमीन नहीं थी। अच्छा, तो ये है प्रीबायोटिक कंडीशन ऑफ अर्थ। तो हमने अबायोजेनेसिस में क्या पढ़ा कि जिंदगी की इब्तिदा कैसे हुई, कहां से हुई। जिंदगी की इब्तिदा हुई गैर जानदार चीजों से। अब ये जो अबायोजेनेसिस का जो नजरिया है, इसके हामी कौन कौन है, माने एडवोकेट्स ऑफ अबायोजेनेसिस। एडवोकेट्स माने हामी, इस नजरिया के पेश करने वाले कौन हैं। इस नजरिया के पेश करने वालों में 2 साइंसदानों का नाम आता है। एक का नाम है अलेक्जेंडर ओपरिन। अलेक्जेंडर ओपरिन जो 1894 में पैदा हुआ और 1980 में उसका इंतकाल हुआ। ये एक सोवियत साइंटिस्ट था, रूसी साइंटिस्ट था। उसने एक किताब भी लिखी है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो अलेक्जेंडर ओपरिन जो है वो अबायोजेनेसिस नजरिए का हामिल था। दूसरा जो साइंसदान था उसका नाम था स्टैनले लॉयड मिलर। ये एक अमेरिकन केमिस्ट था जो कि 1930 में पैदा हुआ और 2007 साल में जो है इसका इंतकाल हुआ। तो अलेक्जेंडर ओपरिन ने एक नजरिया पेश किया और उस नजरिया को जो है टेस्ट किया स्टैनले लॉयड मिलर ने, प्रैक्टिकल टेस्ट किया। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अलेक्जेंडर ओपरिन ने कौन सा नजरिया पेश किया, अबायोजेनेसिस के मुतालिक उसने क्या क्या बातें कही, और स्टैनले मिलर जो है किस तरह से लैबोरेटरी में इसका एक्सपेरिमेंट किया और प्रूफ करने की कोशिश की कि जो है अबायोजेनेसिस का नजरिया सही है। इसके बाद भी लेकिन अबायोजेनेसिस का नजरिया जो है रद्द कर दिया गया, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको उतना नहीं पढ़ेंगे, जो है सिलेबस में उतना ही जानेंगे। तो हम लोग अब पढ़ेंगे अलेक्जेंडर ओपरिन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे अलेक्जेंडर ओपरिन ने क्या नजरिया पेश किया अबायोजेनेसिस के बारे में। तो हम लोग ये जान चुके हैं कि प्रीबायोटिक कंडीशन ऑफ अर्थ
मतलब जब जमीन पर जिंदगी की इब्तिदा नहीं हुई थी, शुरुआत नहीं हुई थी, कोई भी जानदार पैदा नहीं हुआ था, तो उस वक्त के जो जमीन का जो एटमॉस्फेयर था, उस एटमॉस्फेयर में कौन कौन सा गैस था? अमोनिया था, मीथेन था, कुछ अल्कोहल भी थे। ये तस्लीम कर लिया गया है, ये इमेजिन कर लिया गया है, कयास कर लिया गया कि ये सब गैसें उस वक्त मौजूद थी, ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है। और तो अलेक्जेंडर ओपारिन ने ये कहा कि ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स मतलब ये अमोनिया, मीथेन, अल्कोहल है, ये एक जो सिंपल सादा मॉलिक्यूल्स हैं, ये सादा मॉलिक्यूल जो है ओशियनिक वाटर, मतलब उस वक्त समंदर तो बन चुका था। वाटर वेपर जो है, जब जमीन खूब ठंडा हो गया तो वाटर वेपर जो है वो फिर जो है कंडेंस होकर जो है ना माने बारिश बनकर जो है जमीन पर गिरा, और फिर जो है वो बड़े बड़े गड्ढे रहे होंगे, फिर उस गड्ढे बढ़ गए, फिर वो समंदर बन गया। तो वो जो समंदर था, उस समंदर में ये सिंपल मॉलिक्यूल्स जो है घुल मिल गए, और उस वक्त का जो वाटर था, ओशन का जो वाटर था, बहुत ही हॉट था। या ये भी कयास किया गया है कि जो उस वक्त जो खूब बराबर रात दिन जो बिजलियां गरजती थी, उस बिजलियों के गरजने से भी जो है समंदर का पानी हो सकता है गर्म हो गया होगा, या समंदर का पानी पहले से गर्म होगा, कुछ भी हो। तो ये हॉट ओशेनिक वाटर में, मतलब समंदर के गर्म पानी में ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं मिल गए, घुल गए। घुलने के बाद क्या होगा? एक कीमियाई रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। उस केमिकल रिएक्शन के सबब से क्या हुआ? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, हयाती मॉलिक्यूल्स जो है बने। कौन कौन से हयाती मॉलिक्यूल्स बने? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये तैयार हो गए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यानी ये सिंपल मॉलिक्यूल्स जो समंदर के गर्म पानी में मिल गए थे, मिलने के बाद जो केमिकल रिएक्शन हुआ तो उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है बने। तो उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में क्या क्या बने? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लिक एसिड्स। ये जब हम लोग फूड चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और याद रखिए, ये जो हॉट ओशेनिक वाटर में ये जो सिंपल जो गैसेस मिल गए थे, इसको अलेक्जेंडर ओपारिन ने नाम दिया प्रीमोर्डियल सूप। सूप का मतलब होता है शोरबा। शोरबा गर्म होता है, सालन में जो शोरबा गर्म होता है, तो इसका उसने नाम दिया प्रीमोर्डियल सूप या हॉट सूप। अच्छा, ये हो गया। अब ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स, न्यूक्लिक एसिड तो बन गए। अब इसके बाद जो है फिर इनका आपस में जो है रिएक्शन हुआ। ये जो है जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो तैयार हुए, फिर इनका आपस में रिएक्शन और सेल्फ रिएक्शन हुआ। ठीक है। और उसके बाद जो है, अच्छा एक बात याद रखिए कि ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो बने, इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का नाम अलेक्जेंडर ओपारिन ने रखा प्रीकर्सर बायोमॉलिक्यूल्स। ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहाँ जो तैयार हुए उसका उसने नाम दिया प्रीकर्सर बायोमॉलिक्यूल्स। और फिर ये आपस में सेल्फ रिएक्शन किए। सेल्फ रिएक्शन करने के बाद क्या हुआ? माइक्रोस्फीयर्स बन गए। माइक्रोस्फीयर्स में माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्फीयर होता है किसी भी गोल चीज को हम क्या कहते हैं? स्फीयर। जैसे छर्रा होता है, साइकिल में जो छर्रा होता है वो स्फीयर होता है, वो एक माइक्रोस्फीयर है, छोटा सा है। कोई बड़े बड़े भी छर्रे होते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्फीयर्स मतलब छोटे छोटे गोल की तरह। तो ये सेल्फ रिएक्शन होने के बाद कुछ माइक्रोस्फीयर्स तैयार हुए। उस माइक्रोस्फीयर्स का उसने नाम दिया कोआसरवेट्स, COACERVATES, कोआसरवेट्स का उसने नाम दिया। फिर कोआसरवेट्स से प्रोटोसेल्स जो है वजूद में आए, और फिर प्रोटोसेल्स से सेल्स वजूद में आए। हमने जब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ पढ़ाया था तो ये कहा था कि किसी भी जानदार का असल चीज जो है उसका सेल होता है। हर जानदार सेल से बना होता है। वो जानदार यूनिसेलुलर हो सकता है, एक खलवी सेल हो सकता है, या मल्टी सेलुलर हो सकता है। ठीक है, तो
सेल जो है हर जानदार के अंदर में पाया जाता है। बगैर सेल का, खलिया का, हम जानदार के बारे में तस्वुर कर नहीं सकते हैं। तो फिर प्रोटोसेल से सेल का वजूद में आया। तो इस तरह से अबायोजेनेसिस के थ्योरी में ये ओपारिन साहब ने कहा कि ये जो बाद ये प्रोटोसेल्स आया, ठीक है, जिसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो है सेल है, तो ये दरअसल कहाँ से आया, यही जो है मैंने क्या कहता है कि नॉन लिविंग थिंग्स है। ये अमोनिया, मीथेन, ये गैसेस क्या है, वाटर वेपर, ये पानी जो मिलकर जो आपस में रिएक्शन, सब क्या नॉन लिविंग बीइंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स से ही जो है आखिर में जो है सेल का वजूद में आया। तो उसने ये नजरिया पेश किया कि दरअसल सेल का वजूद में आना मतलब जिंदगी का वजूद में आना। तो जिंदगी वजूद कहाँ से शुरू हुआ, आपका ये लाइफलेस थिंग्स से, मतलब ये अमोनिया वगैरह जो गैसेस है यहीं से शुरू हुआ। तो ये अलेक्जेंडर ओपारिन, तो अलेक्जेंडर ओपारिन का शॉर्ट में बता देते हैं। उसने क्या नजरिया पेश किया कि इब्तिदाई दौर में शुरू 4.5 बिलियन साल पहले जो है, बिलियन साल पहले जो है समंदर के गर्म पानी में ये सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक केमिकल रिएक्शन तैयार हुआ, जिससे कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, जिसका मिसाल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड वगैरह वगैरह। इसका उसने नाम दिया प्रीकर्सर बायोमोलिक्यूल्स। फिर ये प्रीकर्सर बायोमोलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करके कुछ माइक्रोस्फीयर्स बना, छोटे छोटे गोले बना, जिसको उसने कहा कोसरवेट्स नाम दिया। फिर ये कोसरवेट्स के बाद जो है प्रोटोसेल्स बना, और प्रोटोसेल्स से फिर सेल्स बना। ये है नजरिया अलेक्जेंडर ओपारिन का। अब इस नजरिया को लैब में टेस्ट किया स्टैनले मिलर। अब उसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं मिलर एक्सपेरिमेंट के बारे में कि मिलर एक्सपेरिमेंट क्या है। इसको बताने से पहले हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वो जो बेल है उसको आप प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आते हैं मिलर एक्सपेरिमेंट के बारे में। देखिए यहाँ पर हमने एक ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये एक फ्लास्क है, और यहाँ पर एक फ्लास्क है। इस फ्लास्क के अंदर में देखिए गैसेस जो है रखा गया है। ये मीथेन CH4, हाइड्रोजन है और अमोनिया है। तो इस फ्लास्क के अंदर में ये गैसेस यहाँ पर मौजूद है। अब इन गैसेस को आप तस्वीर कीजिए कि ये प्रीबायोटिक कंडीशन ऑफ जो अर्थ था उस वक्त जो एटमॉस्फेयर में जो गैसें थी वही गैस यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर देखिए इस फ्लास्क में पानी है जिसको यहाँ से गर्म किया जा रहा है। तो आप इसको तस्वीर कर लीजिए इस वाटर को कि ये ओशन है, उस वक्त का प्रिमिटिव ओशन, जब अभी जिंदगी की इब्तिदा नहीं हुई थी उस वक्त जो ओशन जो बन गया था, समंदर बन गया था, तो वो समंदर है। तो यहाँ पर इस फ्लास्क में जो पानी रखा गया है इसको तस्वीर कर लीजिए कि ये उस वक्त का ये जो है ओशन है। अब यहाँ पर देखिए अच्छा ये नली जो है इसके साथ इस फ्लास्क के साथ कनेक्टेड है और इसके साथ कनेक्टेड है, और ये है यहाँ से एक आया है एक एंड यहाँ पर एक कंडेंसर है। मतलब यहाँ पर जो इसको कंडेंस कर दिया जाए। कंडेंस के मतलब होता है कि मैंने आपको क्या कहता है कि वेपर को लिक्विड में तब्दील कर देना। कंडेंसेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ वेपर टू लिक्विड, और इसी को कहते हैं कंडेंस करना। जो चीज़ को कंडेंस करते हैं उसको कंडेंसर कहते हैं। तो आमतौर पर क्या होता है कि अगर कोई कहीं से भाप निकल रहा है वहां पर हम अगर कोई ठंडा चीज, अगर कोई माने कोल्ड ऑब्जेक्ट अगर लाकर हम उसको पर रख देंगे तो क्या होगा, कोल्डनेस के कांटेक्ट में आने से क्या होगा, वाटर वेपर क्या होता है वो आपका ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो अच्छा ये है एक ट्रैप जो यहाँ पर वाटर को कलेक्शन करने के लिए। देखिए होता क्या है कि यहाँ पर इस पानी को गर्म किया गया इस हीट के जरिए इस फ्लास्क में, तो ये पानी जो है कन्वर्ट हो गया वाटर वेपर में। अब ये वाटर वेपर जो है इस नली के जरिए, इस पाइप के जरिए यहाँ से होते हुए इसके अंदर चला आया।
इस फ्लास्क के अंदर। तो इस फ्लास्क के अंदर में पहले से रखा हुआ है अमोनिया, मीथेन गैस, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया, और ये H2O, मतलब ये वाटर वेपर इसके अंदर आ गई है। तो इस तरह से ये प्रिमिटिव गैसेस हो गया। अच्छा, अब इस फ्लास्क के अंदर में ये 2 इलेक्ट्रोड्स है, पॉजिटिव, ये इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज से कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव चार्ज से कनेक्टेड है। तो ये हो गया आपका एनोड हो गया, ये हो गया कैथोड हो गया। तो इसको बैटरी से जब हम स्विच ऑन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एक ये जलने लगेगा। तो इसको तस्वीर कर लीजिए कि उस वक्त का लाइटनिंग, माने उस वक्त जो लाइटनिंग होता था, जो स्पार्क पैदा होता था, जो बिजली चमकने से जो स्पार्क पैदा होता था, तो उस स्पार्क को यहाँ पर हम इस इलेक्ट्रोड्स के जरिए से यहाँ पर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जो हुआ था उसी को तस्वीर करके जो इसको लैब में उसी तरह से हम इसको सिमुलेट करने का, मतलब उसको हम क्या करते हैं, उसी का कॉपी करने का कोशिश मैंने मिलर साहब ने अपने तजर्बागाह में इसको किया था। तो यहां से वाटर वेपर आया, वाटर वेपर यहां से नली से होते हुए इस फ्लास्क में आया, और इस फ्लास्क में जो पहले से मौजूद है अमोनिया गैस, मीथेन, हाइड्रोजन, उसके साथ ये मिल गया। फिर यहाँ पर स्पार्क हो रहा है, यहाँ पर स्पार्क हो रहा है। तो इन तमाम चीजों के मौजूदगी में क्या हुआ, एक केमियाई रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो है, अब ये जो है यहाँ से वेपर के शक्ल में यहाँ से गुजरेगा। इस जगह पर क्या हुआ, इसको कंडेंस कर दिया गया, इसको ठंडा कर दिया गया। तो ठंडा करने से क्या हुआ कि वो जो है फिर लिक्विड फॉर्म में हो गया। उस लिक्विड को यहाँ पर ट्रैप कर लिया गया, किसी ट्रे में जो है इसको रख लिया गया, यहाँ पर कलेक्ट कर लिया गया। माने अमोनिया गैस, हाइड्रोजन, मीथेन और वाटर वेपर, इसका आपस में केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट तैयार हुआ वो वेपराइज्ड फॉर्म में है, वो कंडेंस होने के बाद फिर लिक्विड फॉर्म में हो गया। लिक्विड जो है उसको यहाँ पर कलेक्ट कर लिया गया। इसको मिलर जो है 7 डेज तक छोड़ दिया। 7 दिन के बाद जब इसको टेस्ट किया गया तो देखा गया कि इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो है तैयार हो गए हैं। ये अमीनो एसिड्स क्या है, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। तो इससे जो है, इस एक्सपेरिमेंट से मिलर ने ये साबित किया कि लाइफ जो है उसका वजूद जो है, लाइफ का वजूद जो है, ये नॉन लिविंग मैटर से, मतलब ये जो प्रिमिटिव जो गैसेस था उसी से हुआ है, मतलब केमिकल रिएक्शंस होने से हुआ है। ठीक है। तो अब इसमें ये सवाल पैदा होता है कि ये अलेक्जेंडर ओपरिन ने जैसा तस्वीर किया था और मिलर ने अपने लेबोरेटरी में उसको जिस तरह से एक्सपेरिमेंट किया, तो ठीक इसी तरह से उस जमाने में 4.5 बिलियन साल पहले इसी तरह से हुआ होगा। इसी तरह से प्रिमिटिव गैसेस, लाइटनिंग, वाटर वेपर आपस में मिले होंगे और इसी तरह से जो है केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। ये चीज फॉर्म में ये कहा नहीं जा सकता है, ये एक इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। ऐसे ही उस जमाने में हुआ होगा, ये जो है माने पूरा इत्मीनान के साथ जो है ये कहना बहुत ही मुश्किल है। तो ये है मिलर एक्सपेरिमेंट, तो जिसको जो अलेक्जेंडर ओपरिन के जो हाइपोथेसिस था, उसी हाइपोथेसिस को जो है अपने लैब में उसने एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक्सपेरिमेंट किया और साबित करने की कोशिश किया कि जो है लाइफ का जो है वजूद जो है इन्हीं नॉन लिविंग मैटर से हुआ है। तो ये था मिलर एक्सपेरिमेंट। तो आज हमने पढ़ा ओरिजिन ऑफ लाइफ और बायोजेनेसिस किसे कहते हैं। इसको 2 एडवोकेट्स हैं, अलेक्जेंडर ओपरिन और मिलर। अलेक्जेंडर ओपरिन का हमने नजरिया भी आपको बता दिया और मिलर ने इससे किस तरह से तजर्बागाह में इसको मैंने तजर्बा किया, इसको भी मैंने बता दिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये लेसन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।